रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि अब किस तरह से जब यह हादसा पेश आता है उसके बाद किस तरह से एफआईआर इसमें दर्ज होती है, किस तरह से एक्शन में योगी सरकार नजर आती है, या किस तरह से क्या कुछ अभी तक इस पूरे मामले पर हुआ है। हाथरस हादसे में एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए। मरने वालों का आंकड़ा 100 पार हो गया, तो दूसरी तरफ हाथरस हादसे के बाद योगी सरकार ने अपना सारा महकमा लगा दिया। घायलों को अच्छा इलाज देने के लिए मेडिकल विभाग एक्टिव दिखा, तो दूसरी तरफ हादसे के जिम्मेदारों पर कार्रवाई के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया। हादसे के बाद खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में दिखाई दिए। इस बात का अंदाजा आप खुद इन दो तस्वीरों से लगा सकते हैं। हादसे के कुछ ही घंटों के बाद मुख्यमंत्री योगी हाथरस में थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बॉडी लैंग्वेज से साफ था कि वो गुनहगारों को नहीं छोड़ने वाले। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। हाथरस पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री सीधे उस अस्पताल का दौरा करने के लिए गए जहां घायलों का इलाज चल रहा था। हर एक घायल से मिले, हर एक बेड पर जाकर मरीज और घायलों से उनका हालचाल जाना, हादसे की वजह पूछी, पूरी जानकारी ली। जिन्होंने अपनों को खोया उनको सांत्वना दी, परिवार को ढांढस बंधाया, तो वहीं डॉक्टर और अधिकारियों को उचित स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने का निर्देश भी दिया। अस्पताल से निकलने के बाद मुख्यमंत्री योगी बारिश के बीच सीधे हादसे वाली जगह पहुंचे। घटना के बारे में पूरी जानकारी ली, पुलिस के आला अधिकारियों से बात की, जहां भगदड़ मची उसी ग्राउंड जीरो का मुआयना किया। हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही एफआईआर यहाँ पे दर्ज हो चुकी है। इसके लिए कार्रवाई आगे बढ़ रही है। हम लोग इस बात को किसी भी प्रकार से डिनाई नहीं कर सकते। इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता है। अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है। घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है। इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे। मुख्यमंत्री योगी का मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर है, जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ एक्शन तुरंत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब आपको बताते हैं कि एफआईआर में दरअसल क्या है। एफआईआर में यह कहा गया है कि 80,000 लोगों को ही इजाजत थी सत्संग में आने के लिए, लेकिन सत्संग में पहुंच कितने लोग जाते हैं? 2.5 लाख लोग पहुंच जाते हैं सत्संग में। और जाहिर तौर पर यह आयोजकों ने नियमों का उल्लंघन किया है, ये इस एफआईआर में साफ तौर पर मेंशन किया गया है। न केवल इतना, बल्कि वहां पर कोई इस तरह की व्यवस्था भी नहीं थी। फिर चाहे ट्रैफिक व्यवस्था की अगर बात करें, जब वहां से बाबा की गाड़ी निकल रही थी तो ट्रैफिक व्यवस्था उसको कंट्रोल करने में भी दिक्कत यहां पर आई थी। सत्संग से दोपहर 2 बजे, मतलब कि 12 बजे सत्संग शुरू होता है और 2 बजे खत्म होता है, और उसके बाद यहां से बाबा निकलते हैं। लोग गाड़ी के पीछे की धूल समेटने के लिए भागने लगते हैं उस गाड़ी के पीछे, और एक ही बार में आप ये देखिए कि लाखों की भीड़ जो है वो बाहर निकल जाती है। मतलब क्राउड मैनेजमेंट भी कुछ वहां पर नहीं था। बेकाबू भीड़ के बीच कई लोग दब जाते हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं। एफआईआर में बाबा का नाम तो है, लेकिन आरोपी बतौर नाम नहीं है। लेकिन जिस स्थिति को यहां हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे थे, आइए थोड़ा हम आपको विजुअल के माध्यम से भी, थोड़ा तस्वीरों के माध्यम से भी बताते हैं कि उस वक्त वहां पर किस तरह की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई थी, जब सत्संग 12 बजे शुरू होकर 2 बजे खत्म होता है। ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की स्थिति। बाबा की कार का पीछा करते हुए अगर आप देखेंगे तो ये लोग आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, एक पल के लिए आप देखिए कि आपको ठहरना पड़ेगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो भीड़ है वो देखी जा रही है। और ये दरअसल बाबा जैसे ही वहां से निकलते हैं, वैसे ही ये भीड़ बाबा की गाड़ी में पीछे पीछे दौड़ने लगती है। किस लिए? क्योंकि वो बाबा के चरणों की जो धूल है उसे अपने माथे पर लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि एक बार बाबा का आशीर्वाद इस तरह से मिल जाए, एक बार वो चरणों की धूल उनको मिल जाए तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि किस तरह से वो जीवन उनका धन्य होने वाला है। और देखिए कि क्या स्थिति वहां पर है।
स्थिति वहां पर है कि वहां पर कोई भी, अब ये सेवादार हैं, इतनी बड़ी बड़ी आपने इतनी आर्मी वहां पर बना रखी है, वो सेवादार आपके वो क्या कर रहे थे उस वक्त? क्यों नहीं वहां पर क्राउड मैनेजमेंट किया गया? ये ठीक है कि अगर कार्यक्रम के अंदर की बात करें, सत्संग के भीतर की बात करें, तो वो जिम्मेदारी सूरजपाल और उसके जो सेवादार हैं या जो उसकी आर्मी है वो उसकी बनती है। लेकिन बाहर की अगर बात करें तो उस कार्यक्रम के बाहर की, क्योंकि आपको जानकारी थी कि ये सत्संग होने वाला है, इस तरह का आयोजन यहां पर होने वाला है, तो उसकी जो जिम्मेदारी है वो पुलिस की थी, वो प्रशासन की थी। तो क्यों नहीं आखिर ये बाहर उस तरह की जो व्यवस्था है वो दिखाई दी? तो आखिर कितने इसके गुनहगार हैं, ये यहां पर देखने वाली बात है। क्या लिखा हुआ है कि कैसे ये हादसा हुआ एफआईआर में, ये भी हम आपको बता रहे हैं कि सेवादार के कृत्य से बड़ी संख्या में लोग वहां पर मारे जाते हैं, क्योंकि सेवादार धक्का मुक्की कर रहे थे। खेत है वहां खेतों में दरअसल ये सत्संग वहां पर हो रहा था। खेतों से भागती भीड़ को सेवादारों ने डंडे से रोका, वहां डंडा मारा गया। लाखों की जो भीड़ है उसका दबाव वहां पर बढ़ गया, लोग कुचलते चले गए, क्योंकि वहां पर उनको कुछ समझ नहीं आया। और आप सोचिए कि वहां पर किस तरह की वो घुटन या जो तमाम बातें अभी थोड़ी देर पहले हमारी सहयोगी प्रगति हमें बता रही थी, वो वहां पर महसूस उन लोगों ने की। इस तरह की स्थिति वहां पर हो गई। देव प्रकाश मधुकर मुख्य सेवादार का नाम इसमें शामिल है और इसमें बताया गया है कि किस तरह से ये पूरा हादसा पेश आया। और आइए कुछ और तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं जो घटनास्थल से लगातार सामने आ रही है। और साथ ही साथ अब उसके बाद सबसे पहले तो हम यहां पर बात करेंगे उस मुख्य सेवाधार की, देव प्रकाश मधुकर की। यही है वो शख्स जो यहां आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। ये वो शख्स जिसका नाम उसमें शामिल है और किस तरह से इनकी तलाश में यहां पर पुलिस जुटी हुई है। जगह जगह पर दबिश दी जा रही है, जगह जगह पर जो तलाशी है वो ली जा रही है। और ये मुख्य सेवादार है देव प्रकाश मधुकर, जिसका नाम एफआईआर में भी शामिल है। मतलब नामजद अगर आरोपी किसी को बनाया गया है तो वो देव प्रकाश मधुकर को बनाया गया है। इसमें एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है, मतलब नाम है लेकिन उस तरह से नहीं, आरोपी बतौर नहीं या इस तरह से नहीं जैसा कि देव प्रकाश मधुकर का है। और इसीलिए जो सवाल है वो दरअसल कई उठाए जा रहे हैं। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि इस एफआईआर में कौन कौन आरोपी है। सबसे पहले जो तस्वीर आपने थोड़ी देर पहले देखी मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर की, उसका नाम उस एफआईआर में है। इसके बाद अगर बात करें सूरजपाल उर्फ जो कथित बाबा खुद को कहता है, उसका नाम इसमें शामिल है। साथ ही साथ एक अज्ञात आयोजक जिसने आयोजन कराया था और साथ ही साथ एक सेवादार जिसका नाम इसमें शामिल है। बाबा का नाम जरूर है इसमें, लेकिन बाबा को आरोपी नहीं बनाया गया है। आखिर ये जो इस तरह के लूप होल सामने आ रहे हैं ये क्या है? या फिर ये माना जाए कि जो कमेटी बनाई गई है, अब योगी सरकार जिस तरह से एक्शन में यहां पर नजर आ रही है और जिस तरह से कमेटी बनाई गई है, उसको कहा गया है कि 24 घंटे के भीतर आप रिपोर्ट उसको दें। क्या उस रिपोर्ट का इंतजार यहां पर करना होगा और फिर उसके बाद यह सामने आएगा कि दरअसल इसमें कौन वाकई में गुनहगार है, किसकी यहां पर गलती थी? क्या ये देखने वाली यहां पर बात होगी? लेकिन वहीं जो पीड़ित हैं वो क्या कह रहे हैं? कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें अपनों की तलाश अब भी है। हमारी सहयोगी प्रगति सिंह ने उनसे बात की, क्या कह रहे हैं वो पीड़ित, जरा ये भी सुनिए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे आधुनिक चीरघर यहाँ पर पोस्टमार्टम यहाँ पर हुआ है और कई महिलाएं, कई बच्चे यहाँ पर पहुंचे और ज्यादातर तादाद यहाँ पर महिलाओं और बच्चों की बताई गई। अभी भी अंदर 4 से 5 शव बताए जा रहे हैं और करीब 36 शवों का पोस्टमार्टम यहाँ पर हुआ है। आप देख सकते हैं, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो दर्द है ये बयां नहीं किया जा सकता है शब्दों में। अपनों को खोना क्या होता है वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। इन्होंने अपनों को खोया है और ये दर्द, ये आंसू साफ बयां कर रहे हैं इनके साथ क्या हुआ है। यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपनों को खोया है और कई लोग ऐसे भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं जो ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभी अपने मिल नहीं रहे हैं। वो कहाँ पर हैं उनको इस बारे में पता नहीं है, लेकिन वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोग से भी बात करने की कोशिश कर लेते हैं। सर, आपका कोई अंदर यहाँ पर है क्या? हाँ, पत्नी है हमारी। अभी बॉडी अभी ली नहीं है आपने? अभी नहीं मिली। क्या हुआ था, कब गई थी वो सत्संग में गई। कैसे पता चला आपको अंदर क्या हुआ? पता नहीं हमको, भगदड़ मच गई वहाँ में।
पुलिस प्रशासन नहीं थी, ऐसा परमिशन के द्वारा उन्होंने दी है परमिशन इधर के लोगों के, तो उनकी हिसाब से व्यवस्था नहीं थी। वो अपनी बाबा स्वयं व्यवस्था कर रहे थे, जो पुलिस प्रशासन था वो नहीं था वहाँ पे।